नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर 2025 की कुछ अहम समसामयिक घटनाओं पर। ये इस तारीख का भाग 1 है और जैसा आप जानते हैं, ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि अहम बिंदुओं को समझना है जो परीक्षा के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो एक तरह से ये रिवीजन भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। पहली खबर जीव विज्ञान से जुड़ी है। केरल के इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में शोधकर्ताओं ने भारत में पहली बार एरिनियस नॉक्स नाम की मकड़ी दर्ज की है। सुनने में तो ये एक छोटी सी खोज लगती है, पर क्या इसका कोई बड़ा महत्व है, खासकर भारत की जैव विविधता के लिए? बिल्कुल, ये सिर्फ एक नाम जोड़ने से कहीं ज्यादा है। एरिनियस नॉक्स, ये एरिनिडे परिवार की एक मकड़ी है और वीविंग मकड़ी है, मतलब वो जो गोल वाले जाल बुनती हैं। अच्छा। हाँ, इसे लेदरी गार्डन ओप वीवर भी कहते हैं, शायद इसके पेट की बनावट की वजह से। और दिलचस्प बात यह है कि इसका वर्णन तो देखिए 1877 में फिलीपींस में हुआ था। ओहो, काफी पहले है। जी, और ये दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती है। तो भारत में इसका पहली बार पाया जाना ये दिखाता है कि या तो हमारी जैव विविधता की लिस्टिंग अभी पूरी नहीं है, या फिर शायद प्रजातियों का फैलाव बदल रहा है। हाँ, जलवायु परिवर्तन वगैरह की वजह से। बिल्कुल। और इडुक्की वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो कि एक जाना माना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो ऐसी खोजें इन इलाकों के संरक्षण और अध्ययन के महत्व को और बढ़ा देती हैं। सही कहा। तो ये खोज पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील तंत्र की निगरानी के महत्व को भी बताती है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है, जो पारिस्थितिकी और मानव जीवन के टकराव से जुड़ा है। हाल ही में ओडिशा की खारस्रोता नदी में एक दुखद घटना हुई। एक मगरमच्छ के हमले में एक महिला की जान चली गई। इस वजह से ये नदी चर्चा में है। आप इस नदी के बारे में कुछ बता सकती हैं? इसका क्या महत्व है? जी, ये घटना वाकई बहुत दुखद है और ये एक काफी जटिल मुद्दे की तरफ इशारा करती है। खारस्रोता नदी ये उड़ीसा की एक अहम नदी है, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। अच्छा। ये क्योंझर जिले की पहाड़ियों से निकलती है, फिर जाजपुर और केंद्रापड़ा जिलों से बहती है, और सबसे खास बात ये भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र से गुजरती है। हाँ, भितरकनिका भू तो मगरमच्छों के लिए काफी जानी जाती है। जी बिल्कुल, ये खारे पानी के मगरमच्छों का एक बड़ा ठिकाना है और बहुत ही संवेदनशील इकोसिस्टम है। ये नदी वहाँ के लोगों के लिए सिंचाई और पीने के पानी का भी स्रोत है। लेकिन यही एक मुश्किल भी है। केंद्रापड़ा में एक बड़ी पेयजल परियोजना का प्रस्ताव है। हाँ, सुना इसके बारे में। और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि खेती के लिए पानी कम हो जाएगा। तो ये दुखद घटना एक तरफ मानव वन्य जीव संघर्ष, दूसरी तरफ पानी का प्रबंधन और मैंग्रोव्स पर बढ़ते दबाव, इन सब के बीच संतुलन बनाने की जरूरत को उजागर करती है। संघर्ष कम करने के लिए भितरकनिका जैसे इलाकों में कोई खास रणनीति अपनाई जा रही है? हाँ, रणनीतियां तो है, जैसे जागरूकता अभियान चलाना, खतरनाक इलाकों को चिन्हित करना, चेतावनी देना, और कुछ मामलों में मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन असली चुनौती है इन्हें सही ढंग से लागू करना और लोगों से लगातार बातचीत बनाए रखना, खासकर जब इंसानी बस्तियां और जानवरों के ठिकाने इतने करीब आ रहे हों। सही बात है। भितरकनिका जैसे क्षेत्रों में तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, जहां वन्य जीव प्रबंधन और स्थानीय विकास योजनाएं साथ साथ चलें। बिल्कुल। पर्यावरण और जीवों की चुनौतियों की बात चली रही है, तो अब समुद्र की तरफ चलते हैं। एक चिंताजनक रिपोर्ट है कि सदर्न राइट व्हेल की प्रजनन दर कम हो रही है और इसे जलवायु परिवर्तन से जुड़े बदलावों का संकेत माना जा रहा है। ये क्यों हो रहा है और इसका क्या मतलब है, खासकर जब IUCN ने इन्हें लीस्ट कंसर्न कहा है? देखिए, ये एक बहुत गंभीर बात है और ये IUCN स्टेटस और ज़मीनी हकीकत के बीच एक चिंताजनक फासले को दिखाता है। सदर्न राइट व्हेल, इनका नाम तो व्हेलिंग के ज़माने से पड़ा है, क्योंकि ये शिकार के लिए सही व्हेल मानी जाती थीं। हाँ, दुखद है। जी, ये दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में मिलती हैं, बहुत विशाल होती हैं, सर पर वो सफ़ेद कैलोसिटीज होती हैं। व्हेलिंग रुकने के बाद इनकी आबादी थोड़ी सुधरी थी, शायद इसीलिए लीस्ट कंसर्न का दर्जा मिला। लेकिन हाल में प्रजनन दर में जो गिरावट आई है, वो इस दर्जे पर सवाल उठाती है। और इसका मुख्य कारण, जैसा आपने कहा, जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। कैसे? मतलब क्या असर हो रहा है? समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, अम्लीकरण हो रहा है। इससे इनका मुख्य भोजन यानी क्रिल जैसे छोटे जीव
उनकी उपलब्धता और वितरण पर असर पड़ रहा है। अच्छा, खाने की कमी। बिल्कुल, कम खाना मतलब कम ऊर्जा, और इसका सीधा असर प्रजनन पर पड़ता है। ये व्हेल एक तरह से दक्षिणी महासागर की सेहत का बैरोमीटर है। इनकी घटती प्रजनन दर पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर पड़ रहे असर की एक तरह से पहली चेतावनी हो सकती है। ये वाकई चिंताजनक है। मतलब एक लीस्ट कंसर्न प्रजाति भी इतनी जल्दी प्रभावित हो रही है। इतने बड़े महासागरों में इन बदलावों और इनके असर की निगरानी करना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा। व्हेल जैसी प्रवासी प्रजातियों को ट्रैक करना, उनके खाने के स्रोतों पर नजर रखना और फिर जलवायु परिवर्तन के सीधे और घुमावदार प्रभावों को अलग-अलग समझना, ये बहुत जटिल काम है। इसके लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग, पानी के नीचे आवाज़ों की निगरानी, जेनेटिक स्टडी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सब कुछ चाहिए होता है। हाँ, काफी संसाधन लगते होंगे। जी, डेटा इकट्ठा करना महंगा भी है और समय भी लगता है, और अक्सर जब तक हमें समस्या की पूरी गंभीरता पता चलती है, तब तक शायद देर हो चुकी होती है। इसीलिए सदर्न राइट व्हेल जैसे मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। समुद्री पर्यावरण की सेहत से अब मानव स्वास्थ्य से जुड़ी एक दुखद खबर पर आते हैं। मध्य प्रदेश में कम से कम 14 बच्चों की मौत कोल्ड ड्रिफ्ट नाम के कफ सिरप पीने से हुई है, और इसमें डायथिलियन ग्लाइकोल यानी डीईजी एक जहरीला रसायन पाया गया है। ये कैसे हो सकता है? मतलब दवा के नाम पर जहर। ये डीईजी आखिर है क्या और इतना खतरनाक क्यों है? ये एक भयानक, बहुत ही भयानक त्रासदी है, और ये हमारी दवा निर्माण और वितरण प्रणाली में गंभीर खामियों की ओर इशारा करती है। डायथिलीन ग्लाइकोल या डीईजी ये असल में एक औद्योगिक केमिकल है। एंटीफ्रीज और ब्रेक फ्लूइड जैसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मतलब इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। पर दिक्कत यह है कि ये स्वाद में शायद थोड़ा मीठा होता है, जिस वजह से कभी-कभी लोग इसे मिलावट के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, सस्ते ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जगह, जो दवा सिरप्स में इस्तेमाल होते हैं। और जब डीईजी शरीर में जाता है तो ये मेटाबोलाइज होकर बहुत ही जहरीले कंपाउंड बनाता है, जो सीधे गुर्दों पर मतलब किडनी पर हमला करते हैं। ओह! इससे किडनी फेल हो जाती है, पेशाब बनना बंद हो जाता है और आखिरकार मौत हो जाती है। ये सिर्फ डीईजी का मामला नहीं है, ये असल में गुणवत्ता नियंत्रण में लापरवाही, कच्चे माल की सोर्सिंग में ढिलाई, नियमों के पालन में कमी और दवा सप्लाई चेन में आपराधिक लापरवाही का नतीजा है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये भारत में या दुनिया में कोई पहली ऐसी घटना है, या पहले भी ऐसा हुआ है? इसके बाद क्या होना चाहिए? दुर्भाग्य से ये अकेली घटना नहीं है। भारत में भी और दुनिया के कई देशों में भी पिछले कुछ दशकों में डीईजी विषाक्तता से, खासकर कफ सिरप के कारण बच्चों की सामूहिक मौतों की कई घटनाएं हुई हैं। सच में? जी, हर बार ऐसी घटना के बाद दवा सुरक्षा नियमों को कड़ा करने, कच्चे माल की टेस्टिंग बेहतर करने और रेगुलेशन को मजबूत करने की बातें होती हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस बार भी ऐसा ही हो, और सिर्फ बातें ना हो बल्कि उत्पादन से लेकर बिक्री तक हर लेवल पर जवाबदेही तय की जाए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सख्ती से पालन हो। हाँ, उम्मीद तो यही है कि इस बार कड़े कदम उठाए जाएं। चलिए, अब स्वास्थ्य क्षेत्र से ही एक सकारात्मक पहल की ओर बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय के तहत आने वाली केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS ने स्पार्क 4.0 पहल शुरू की है। ये क्या है? स्पार्क इसका पूरा नाम है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। ये CCRAS की एक अच्छी पहल है और ये इसका चौथा संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में आयुर्वेद के जो स्नातक छात्र हैं, BAMS स्टूडेंट्स, उनमें वैज्ञानिक शोध के प्रति रुचि जगाना, उन्हें रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना, एक मंच देना। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स के लिए है? जी, इस प्रोग्राम के तहत NCISM से मान्यता प्राप्त कॉलेजों के 300 BAMS छात्रों को चुना जाता है और उन्हें 2 महीने के लिए 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 25,000 प्रति माह। इस दौरान छात्र अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में छोटी स्वतंत्र रिसर्च परियोजनाएं करते हैं। इसका फायदा क्या है? को बहुत शुरुआत में ही रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डेटा एनालिसिस, इन सब का प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। ये पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पारंपरिक चिकित्सा में वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देने की अच्छी कोशिश लगती है, लेकिन क्या 2 महीने का समय और 50,000 की छात्रवृत्ति वाकई किसी सार्थक शोध के लिए काफी है? और क्या इसकी गुणवत्ता बनाए रखने की कोई व्यवस्था है? ये सवाल बिल्कुल जायज है।
2 महीने तो निश्चित रूप से कम समय है, शायद किसी बहुत बड़े मौलिक शोध के लिए काफी न हो, लेकिन इसका उद्देश्य शायद छात्रों को रिसर्च की प्रक्रिया से परिचित कराना है, उनमें वो जिज्ञासा जगाना है। हाँ, एक शुरुआत देना। बिल्कुल। छात्रवृत्ति राशि भी सीमित लग सकती है, पर ये छात्रों को प्रोजेक्ट पर फोकस करने में कुछ मदद तो कर सकती है। जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, इसमें जो फैकल्टी मेंटर्स होते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। CCRAS भी शायद प्रोजेक्ट्स के चयन और रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए कुछ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स तय करता होगा। महत्वपूर्ण ये है कि ये पहल छात्रों को पहला कदम उठाने का एक मौका देती है। ठीक है, अब एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है। ये परियोजना कितनी बड़ी है और इसका रणनीतिक महत्व क्या है? ये एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है। सावलकोट परियोजना जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बननी है। 1856 मेगावाट की क्षमता के साथ ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी, बल्कि शायद उत्तर भारत की भी सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक होगी। काफी बड़ा स्केल है। जी, ये रन ऑफ द रिवर टाइप की परियोजना है। मतलब इसमें पानी का बहुत बड़ा जलाशय बनाने के बजाय नदी के प्राकृतिक बहाव का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाएगा। इसे NHPC बनाएगी और अनुमानित लागत 31,000 करोड़ से ज्यादा है। इसके कई फायदे गिनाए जा रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, खासकर सर्दियों में, इलाका बिजली सरप्लस बन सकता है, नीचे की तरफ बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है। और रणनीतिक महत्व? हाँ, वो सबसे अहम है। ये 1960 की सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ा है। चिनाब उन पश्चिमी नदियों में से है जिनका पानी संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित है, लेकिन भारत को इस पर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं से बिजली बनाने का अधिकार है। अच्छा, ये बात है। जी, तो सावलकोट जैसी परियोजनाएं भारत द्वारा IWT के तहत अपने अधिकारों का पूरी तरह इस्तेमाल करने की रणनीति का एक हिस्सा है। कुल होती हैं। हिमालय एक नई और भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ बड़े निर्माण कार्य, खासकर बांध जैसी संरचनाएं, भूकंप का खतरा, भूस्खलन और इकोलॉजी पर असर जैसी चिंताएं पैदा करते ही हैं। हाँ, ये तो है। फिर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण, लोगों का विस्थापन और पुनर्वास, ये भी बहुत संवेदनशील सामाजिक मुद्दे होते हैं। तो हालांकि पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश हुई है, लेकिन प्रोजेक्ट के निर्माण और चलने के दौरान इन चिंताओं का बहुत सावधानी से प्रबंधन करना होगा। लगातार निगरानी और बचाव के उपाय करने होंगे। सही है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से अब दुनिया के एक और चरम वातावरण की ओर चलते हैं, चिली का आटाकामा मरुस्थल। वहां वैज्ञानिक एक छोटे से फूल सिस्टैंथे लॉन्गिस्केपा का अध्ययन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें भविष्य की सूखा प्रतिरोधी फसल विकसित करने की कुंजी हो सकती है। ये फूल इतना खास क्यों है और आटाकामा रेगिस्तान की क्या खासियत है? आटाकामा रेगिस्तान ये पृथ्वी पर सबसे सूखी गैर ध्रुवीय जगह है। उत्तरी चिली में है, एंडीज पहाड़ों और प्रशांत महासागर के बीच। कुछ जगहों पर तो कभी बारिश हुई ही नहीं, ऐसा रिकॉर्ड है। औसत बारिश साल में सिर्फ 1 मिलीमीटर के करीब। 1 मिलीमीटर बस? जी बस। यहाँ सोडियम नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं। दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी, चिंचरो मम्मी, यहीं मिली हैं और नासा इसे मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों के कारण अपने मिशंस के लिए टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करता है। दिलचस्प है। इसी चरम माहौल में ये फूल सिस्टैंथे लॉन्गिस्केपा, जिसे वहां पाटा डे गुआना को कहते हैं, उगता है। वो भी सिर्फ तब जब कभी कभार बारिश हो जाए। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अपने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का तरीका बदल सकता है। तरीका बदल सकता है? कैसे? सामान्य हालात में ये C3 फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन जब सूखा पड़ता है या तेज धूप होती है या मिट्टी में नमक ज्यादा होता है, तो ये पानी बचाने वाले कैम फोटोसिंथेसिस पर स्विच कर जाता है। कैम मतलब क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें ये दिन में अपने स्टोमेटा यानी पत्तों के छिद्र बंद रखता है पानी बचाने के लिए। वाह, ये तो गजब का अनुकूलन है ना? ये क्षमता ऐसे इतने मुश्किल हालात में जिंदा रहने में मदद करती है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसके पीछे का जेनेटिक मैकेनिज्म समझकर वो भविष्य में फसलों को सूखा झेलने लायक बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रगति का अनुकूलन सच में हैरान करने वाला है। एक फूल का अपने मेटाबॉलिज्म को ऐसे बदलना
क्या आपको लगता है कि ऐसे जटिल लक्षणों को फसलों में डालना निकट भविष्य में संभव हो पाएगा? देखिए, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए एक बड़ी चुनौती तो है, पर असंभव नहीं है। CAM फोटोसिंथेसिस एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई सारे जीन शामिल होते हैं, तो शायद सीधे इसे ट्रांसफर करना मुश्किल हो, लेकिन वैज्ञानिक उन मुख्य जीनों या रास्तों की पहचान कर सकते हैं जो सूखा सहिष्णुता में मदद करते हैं। हाँ, मतलब उन हिस्सों को। जी, और फिर उन्हें फसलों में डालने या एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को देखते हुए इस तरह का रिसर्च बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब प्रकृति के अनुकूलन से तकनीकी सहयोग की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दूरसंचार विभाग DOT और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में AI फॉर गुड समिट की सहमेजबानी की। ये ITU क्या है और वैश्विक टेक्नोलॉजी में इसकी क्या भूमिका है? ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों मतलब ICT के लिए काम करती है। ये दुनिया के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। 1865 में बना था। अच्छा, काफी पुराना है। जी, इसका मुख्य काम है दुनिया भर में रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट का आवंटन करना, टेलीकॉम और ICT के लिए तकनीकी मानक तय करना और दुनिया भर में ICT तक पहुंच बेहतर बनाने में मदद करना, खासकर विकासशील देशों में। इसके 190 सदस्य देश हैं और 1000 से ज्यादा निजी कंपनियां और संगठन भी सदस्य हैं। भारत भी सदस्य है? हाँ, भारत तो 1869 से ही सदस्य है और इसकी परिषद में भी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। ये वैश्विक तकनीकी सहयोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है और इंडिया मोबाइल कांग्रेस जहां ये समिट हुआ, वो एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फोरम है। तो ITU जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन AI जैसी तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक मानक और सहयोग बनाने में कितने महत्वपूर्ण हैं? और ये AI फॉर गुड जैसी पहलें, क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव ला सकती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। AI जैसी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर है। ITU जैसे मंच अलग-अलग देशों, कंपनियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाते हैं ताकि तकनीकी मानकों, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब अलग-अलग सिस्टम का एक साथ काम करना और नैतिक दिशा निर्देशों पर सहमति बन सके। हाँ, वरना तो सब अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। बिल्कुल। और AI फॉर गुड जैसी पहलें ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि AI का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस फायदे के लिए ना हो, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों जैसी वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए भी हो। ये समिट और कार्यक्रम विचारों के आदान प्रदान, सफल प्रोजेक्ट्स को दिखाने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं जहां AI सच में अच्छा बदलाव ला सकता है। सही है। वैश्विक तकनीकी सहयोग से अब वापस भारत में स्थानीय संरक्षण प्रयासों पर आते हैं। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के पास के गांव के कुछ हितग्राहियों ने वन्य जीव सप्ताह के दौरान स्वेच्छा से अपने हथियार जैसे बंदूकें और जाल जमा करा दिए। ये एक अच्छी खबर है। पलामू रिजर्व का क्या महत्व है और ये घटना संरक्षण के लिए क्या मायने रखती है? ये वाकई एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली पॉजिटिव खबर है। पलामू टाइगर रिजर्व ऐतिहासिक और इकोलॉजिकल दोनों नजरियों से महत्वपूर्ण है। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर है और देश के उन पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है जिन्हें 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में बनाया गया था। अच्छा, शुरुआती रिजर्व्स में से एक है। जी, और कहा जाता है कि यहीं पर 1932 में दुनिया में पहली बार पग चिन्हों से बाघों की गिनती की गई थी। यहाँ साल और बांस के जंगल है और बाघ, हाथी, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ते यानी ढोल, गौर जैसे कई महत्वपूर्ण वन्यजीव मिलते हैं। शिकारियों का खुद से हथियार सौंपना ये दिखाता है कि संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों का विश्वास और उनकी भागीदारी बढ़ रही है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये संरक्षण की सफलता के लिए अनिवार्य है, क्योंकि समुदायों के सहयोग के बिना वन्यजीवों और उनके घरों को बचाना लगभग नामुमकिन है। ये कदम कम्युनिटी कंजर्वेशन मॉडल की सफलता का एक अच्छा उदाहरण है। ये सचमुच सराहनीय है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सामुदायिक भागीदारी वाली पहलें देश के दूसरे संरक्षित क्षेत्रों में भी दोहराई जा सकती हैं? इनकी सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? बिल्कुल दोहराई जा सकती हैं और कई जगहों पर ऐसे प्रयास हो भी रहे हैं।
सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे वन विभाग और स्थानीय लोगों के बीच भरोसा बनना, संरक्षण के फायदों को जैसे इको टूरिज्म या कोई और रोजगार का मौका लोगों के साथ बांटना। हाँ, उन्हें भी फायदा दिखना चाहिए। जी, उनकी पारंपरिक जानकारियों का सम्मान करना और संरक्षण के नियमों को लागू करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाना। जब समुदाय संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं, तभी ऐसी पहलें कामयाब होती हैं। बिल्कुल सही। वन्यजीव संरक्षण से अब मानव कल्याण, खासकर मानसिक स्वास्थ्य की ओर आते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 10 अक्टूबर को था, उस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमानस के लिए कुछ नई पहलें शुरू की हैं। ये कार्यक्रम क्या है और इन नई पहलों का क्या महत्व है? टेलीमानस यानी टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, ये भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है एक 24/7 टोल फ्री नंबर के जरिए देश के कोने-कोने में लोगों को आसानी से सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य सलाह और देखभाल उपलब्ध कराना। मतलब फोन पर मदद? जी, फोन पर और अब डिजिटल माध्यमों से भी। ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का डिजिटल हिस्सा है। ये 2 लेवल पर काम करता है। पहले लेवल पर ट्रेन्ड काउंसलर तुरंत मदद देते हैं और अगर जरूरत हो तो दूसरे लेवल पर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम या मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञों से वीडियो या व्यक्तिगत सलाह की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, तो ये एक नेटवर्क जैसा है। बिल्कुल, और हाल में जो नई पहलें शुरू हुई हैं, वो इसकी पहुंच और असर को और बढ़ाएंगी। इनमें टेलीमानस का अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करना, वीडियो परामर्श सेवाएं जोड़ना शामिल है और ऐप में सेल्फ केयर टिप्स, तनाव कम करने की तकनीकें और कई भाषाओं में इंटरफेस, 10 रीजनल भाषाओं सहित अस्मी नाम का चैटबॉट और इमरजेंसी मदद मॉड्यूल जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। तकनीक का इस्तेमाल करके मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना निश्चित रूप से एक जरूरी कदम है, खासकर भारत जैसे देश में जहां इस विषय से जुड़ा स्टिग्मा अभी भी काफी ज्यादा है। लेकिन टेली परामर्श में गुणवत्ता और मरीज की गोपनीयता बनाए रखने की क्या चुनौतियां हैं? ये बहुत ही जायज चिंताएं हैं। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए काउंसलर्स की अच्छी ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन और नियमित सुपरविजन बहुत जरूरी है। और गोपनीयता बनाए रखना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक चुनौती होती है। हाँ, डेटा सुरक्षा का मसला। जी, इसके लिए मजबूत डेटा सुरक्षा उपाय, एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी और सख्त गोपनीयता नीतियां चाहिए। साथ ही यूजर्स को ये विश्वास दिलाना भी जरूरी है कि उनकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। इन चुनौतियों के बावजूद टेलीमानस जैसी पहल लाखों लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य मदद का पहला दरवाजा बन सकती हैं, जो शायद वैसे कभी मदद नहीं मांग पाते। सही कहा। तो ये थी 12 अक्टूबर 2025 भाग 1 की कुछ प्रमुख घटनाओं पर हमारी चर्चा। हमने देखा कि कैसे इडुक्की की मकड़ी से लेकर पलामू के संरक्षण प्रयासों तक जैव विविधता और पर्यावरण हमारे लिए कितने अहम हैं। कैसे खारोस्रोता नदी और सदर्न राइट व्हेल के मामले मानव गतिविधियों और प्रकृति के बीच संतुलन की चुनौतियों को दिखाते हैं। कैसे DEEJ जैसी घटनाएं स्वास्थ्य प्रणालियों पर सवाल उठाती हैं, तो वहीं टेलीमानस और स्पार्क जैसी पहलें समाधान भी लाती हैं। और कैसे सावलकोट परियोजना और ITU जैसी चीजें बड़े पैमाने पर नीति और टेक्नोलॉजी के गठजोड़ को दिखाती हैं। ये सभी विषय UPSC की तैयारी के लिहाज से सोचने के लिए कई सारे आयाम देते हैं। बिल्कुल, और आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल ये भी उभरता है कि ये अलग-अलग दिखने वाले मुद्दे असल में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे, क्या सावलकोट जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं का असर पलामू जैसे स्थानीय इकोसिस्टम और वहां के समुदायों पर पड़ता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर जलवायु परिवर्तन जो सदर्न राइट व्हेल को प्रभावित कर रहा है, क्या वो अटकामा के उस फूल जैसी प्रजातियों के अध्ययन को और भी जरूरी बना देता है? कैसे टेलीमानस जैसी तकनीकी पहलें DEG विषाक्तता जैसी घटनाओं से पैदा हुए सामाजिक और स्वास्थ्य संकटों का सामना करने में मदद कर सकती हैं? इन कनेक्शंस पर, इन अंतर संबंधों पर विचार करना न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी समझ को भी बेहतर बनाता है। बहुत खूब कहा आपने। ये सोचने के लिए एक अहम बिंदु है। अगर आप इन विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप उल्लेखित मूल स्रोतों को देख सकते हैं। ये आज की चर्चा का भाग 1 था।
भविष्य के विश्लेषणों और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।